हेलो गाइस, तो दोबारा आ गए हैं हम एक और नई वीडियो लेकर। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल पर और वीडियोस देखें। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है, क्या अचानक से टेस्ट टेस्ट का नाम सुनकर तो मुझे भी घबराहट होने लगती थी। जब टीचर कहती थी, चलो चलो बच्चों, आज तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट है, और मैं कहता, इसमें सरप्राइज क्या है। और फिर हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर का टेस्ट और कोई नहीं बल्कि एल्डर शाइन लेना चाहता है, जो कहता है, चलो मैं सबसे पहले तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है स्वाइन कोच और मैं व्हाइट टावर का ही एक एल्डर हूँ। और मैं एक थ्योरी मेज हूँ जो कि व्हाइट टावर के गुम हो गए या कहूँ तो खत्म हो गए मैजिक्स को वापस से रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे मैं कई सारी चीज़ों पर रिसर्च कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता नहीं कि मैं अकेला ये सब कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, जिसके लिए मैं अपना एक साथी ढूंढ रहा हूँ, और ये टेस्ट उसी के लिए है। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर शाइन को देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि ये बंदा मैजिक थ्योरी का बड़ा ही जाना माना मेज है और इसका स्टेटस और एज भी परफेक्ट है, जिसका मतलब ये वही बंदा है जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। फिर शाइन कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अचानक से टेस्ट देने के लिए कह दिया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं नहीं, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक अच्छा रिसर्चर साथी चाहिए तो आपको सबसे पहले उसकी एबिलिटीज को तो टेस्ट करना ही होगा। जिसे सुनकर शाइन भी खुश हो जाता है। फिर वो कहता है, चलो अब तुम्हारे पास 50 मिनट्स हैं इस टेस्ट को देने के लिए, और मुझे लगता है इतना टाइम काफी रहेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर शाइन से अपना पेपर लेते हुए कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि अगर मेरे जैसा लेवल 2 का बंदा एल्डर शाइन की मदद करेगा तो कौन ही सोचेगा कि मेरे जैसा लेवल वाइज बंदा लेवल 2 का बंदा उनकी मदद कर सकता है, जिससे मेरा नाम भी नहीं आएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पेपर देते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन लेवल 5 और 6 के थ्योरी मेज के लिए उनसे नीचे वाले मेजेस के लिए बहुत ही मुश्किल है। और जिस हिसाब से इस बंदे ने पेपर बनाया है, उस हिसाब से ये एक ऐसे रिसर्च असिस्टेंट को ढूंढ रहा है जो कि इसकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर ठीक कर सके, जिसका मतलब ये ऐसे कोई मैजिक पर रिसर्च कर रहा है जिसमें छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, जैसे कोई माना वैल्यू की गलती। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह पेपर देते हुए देखकर शाइन अपने मन में कहता है कि एक लेवल 2 का बंदा इतनी जल्दी पेपर कैसे कर पा रहा है। एक लेवल 2 के मेज के लिए हाई रैंकिंग मेज की तरह बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझना नामुमकिन है। और क्या ये तो लास्ट पेज में भी आ गया। लगता है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसीलिए बहुत ही दुखी हो गया है और कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढ रहा है जो कि इससे बहुत ही आसानी से हो जाए। पर लास्ट के क्वेश्चन तो इतने ज्यादा मुश्किल हैं कि उनमें से एक का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूं। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस लास्ट क्वेश्चन को देखता है कि ये तो वही मैजिक है ना जो कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में बनाया था, और उस क्वेश्चन को भी करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना पेपर शाइन को दे देता है और कहता है, हो गया। और शाइन भी पेपर लेते हुए कहता है, बहुत बढ़िया। वहीं वो अपने मन में कहता है कि इसने तो लास्ट क्वेश्चन का जवाब उसे बिना सॉल्व करे ही दे दिया। लगता है खुद को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझता है। ये तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैं चाहता था कि ऑस्कर मेरे साथ कोई रिसर्च करे जहां पर मैं देख पाऊं कि ऑस्कर किस टाइप से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पर उसने तो लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करने की भी नहीं सोची। हाँ, मुझे पता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, पर उसे कोशिश तो करनी चाहिए थी। पर लगता है कि ये मेरी ही गलती थी कि मैंने एल्डर मैक्सिमम और फिडेन्ना की बातें सुनकर ऑस्कर से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी। पर जैसे ही शाइन हमारे मेन कैरेक्टर के लिखे आंसर्स देखता है तो वो खुद शॉक हो जाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने सारे के सारे सही आंसर्स दिए होते हैं। और ऐसे आंसर्स देखकर शाइन अपने मन में कहने लगता है, ऐसे आंसर्स तो केवल एकेडमी का प्रोफेसर ही दे सकता है, पर ये तो केवल एक लेवल 2 का बंदा है। इसकी अर्थमेटिक एबिलिटीज तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हैं। फिर शाइन हमारे मेन कैरेक्टर का लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखकर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी सही दिया है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ। जिसे सुनकर शाइन कहता है, मैं इन 4 माना वैल्यूज की बात कर रहा हूं जो कि तुमने लिखी हैं, क्या ये सब की सब सही हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, मैंने ये सब फ्लूइड माना वैल्यूज लिखी हैं। क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्योंकि जब मैंने मैजिक के फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर में नॉर्मल माना वैल्यूज को रखा तो बहुत ज्यादा गलतियां हो रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्लूइड माना वैल्यूज को रखा, जो कि हर समय जैसे जैसे मैजिक का नेचर चेंज होगा उस हिसाब से चेंज होती रहेगी और ये मैजिक भी सही काम करेगा। और शाइन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, ऑस्कर, क्या मैं इन माना वैल्यूज का यूज करके एक बार मैजिक को टेस्ट कर सकता हूं? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बिल्कुल। और जैसे ही शाइन हमारे मेन कैरेक्टर की लिखी माना वैल्यूज को एल्डर शाइन टेस्ट करता है तो वो पूरी तरह इंप्रेस हो जाता है और कहता है, ये आंसर सही में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हैं। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ऑस्कर, जब भी मैं अपनी थीसिस लिखूंगा तो उसमें को ऑथर की जगह तुम्हारा ही नाम लिखूंगा, क्योंकि तुमने आज मेरी रिसर्च में बहुत बड़ी मदद की है। थैंक यू सो मच ऑस्कर। और ये सब देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो पूछता है, क्या तुम इतने सालों से इस मैजिक के बारे में रिसर्च कर रहे थे?
और शाइन कहता है हाँ। और जो लास्ट क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया था वो इसी मैजिक के बारे में था, जो मैजिक हमारे टावर मास्टर द जीनियस ऑस्कर सेज ने बनाया था, और इस मैजिक का नाम है ओरोबोरोस। और ये सब सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर के मन में सवाल उठने लगते हैं कि ये 7 सालों से इस मैजिक को ढूंढ रहे थे। जिसके बाद हमें ओरोबोरोस मैजिक के बारे में बताया जाता है, जिसे यूज करने के लिए हमें केवल एक ही बार माना का यूज करना पड़ता है, और उसके बाद वो अनलिमिटेड विंड प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी कारण इस मैजिक को नाम दिया गया ओरोबोरोस, जो कि इटर्निटी तक अनलिमिटेड अमाउंट में विंड प्रोड्यूस कर सकता है। पर फिर भी ऑस्कर सेज ने इसे अपना एक फेलियर मैजिक बताया था। जब इंसानों ने जमीन और पानी पर कब्जा कर लिया था तो वो केवल एक ही जगह पर नहीं पहुंच पाए थे, और वो जगह थी आसमान। और उसी आसमान पर राज करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर ने इस मैजिक को बनाया था, और उस प्रोजेक्ट का नाम था द ब्लू स्काई प्रोजेक्ट। और जब व्हाइट टावर की लड़ाई डीमंस के साथ हुई तो उन्होंने एयरक्राफ्ट्स को बनाया, जिससे वो डीमंस के ऊपर हवा से ही हमला कर सकें। और उस समय ओरोबोरोस एक ऐसा मैजिक था जिसने उन एयरक्राफ्ट्स को उड़ने के लिए एनर्जी दी थी। पर वो एनर्जी उन एयरक्राफ्ट्स को अच्छे से उड़ाने के लिए काफ़ी नहीं थी, जिसके लिए ओरोबोरोस मैजिक को एक फेल्ड मैजिक के रूप में माना गया। और अभी प्रेजेंट में हमारा मेन कैरेक्टर यही सोच रहा होता है कि ऐसे और भी कई मैजिक्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने के लिए अच्छी एनर्जी दे सकते हैं। पर फिर भी वो 7 सालों से इसी मैजिक को क्यों ढूंढ रहे थे। और तभी शाइन कहता है कि मुझे जल्दी से साशा को बताना होगा कि हमारे डिलीवरी बिजनेस का फाउंडेशन स्टोन अब तैयार हो चुका है। और इसे सुनकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। और इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या साशा को? और तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस मैजिक का यूज़ डिलीवरी बिजनेस में करोगे? और शाइन कहता है, सही पकड़े हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में रोते हुए कहता है, साशा मुझे पता है तुम अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हो, पर तुम ऐसे मैजिक को रिकवर करने में क्यों लगी पड़ी हो जो कि खुद में ही एक फेलियर है। फिर शाइन कहता है, ये सब तुम्हारे कारण ही हो पाया। ऑस्कर, तुमने हमारे टावर मास्टर और मेरी बहुत पुरानी इच्छा पूरी करी है, और अब तुम्हारे कारण ही हम आसमान पर पहला कदम रख पाएंगे, जिस कदम को रखने के लिए हमें 7 साल लग गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम पास्ट में हुई गलती को फिर से क्यों दोहराना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं कि इस मैजिक से एयरक्राफ्ट्स को उड़ाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मैजिक एनर्जी के लिए विंड ही बना सकता है। जिसे सुनकर शाइन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, केवल ओरोबोरोस मैजिक का यूज करके हम एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ा सकते हैं। पर अब दुनिया 23 साल पहले जैसी नहीं रही है, अब बहुत चीजें बदल चुकी हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बदल चुकी हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? और शाइन हमारे मेन कैरेक्टर को एक लैंप दिखाते हुए कहता है, क्योंकि अब हमारे पास ये है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि शाइन मैजिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। में शाइन बताता है कि जब ऑस्कर सेज ने ब्लू स्काई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तब उन्होंने एक इन्नेट मैजिक को बनाया था, और उस समय गोल्डन टावर भी हमारे साथ ब्लू स्काई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। और उस समय उन्हें हमारे मास्टर ऑस्कर सेज के मैजिक से कोई ऐसा क्लू मिला जिससे उन्होंने मैजिक इंजीनियरिंग को बनाया। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, क्या मैंने सबसे पहले मैजिक इंजीनियरिंग को बनाया था? फिर शाइन आगे कहता है कि मेरी थ्योरी के हिसाब से हम ओरोबोरोस मैजिक का यूज करके हम मैजिक इंजीनियरिंग को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, जिससे हम एयरशिप को भी बहुत ही आसानी से उड़ा सकते हैं। और पावर को बढ़ाने के लिए हम मीडियम के रूप में बैटरी का यूज़ करेंगे, और बैटरी को हम ओरोबोरोस मैजिक की विंड से बहुत ही आसानी से रिचार्ज भी कर सकते हैं, जिससे हमें केवल बैटरी पर एक बार ओरोबस मैजिक का यूज़ करना है, और उसके बाद कंटिन्यूसली बैटरी रिचार्ज होती रहेगी। और ऐसे तैयार होगा हमारी एयरशिप का दिल, जो कि हमेशा चलता रहेगा और हमारी एयरशिप को कंटिन्यूसली इनफाइनाइट पावर देता रहेगा। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर शाइन से पूछता है, पर रुको, क्या गोल्डन टावर को इस रिसर्च के बारे में पता है? और शाइन कहता है, नहीं। तो क्योंकि गोल्डन टावर को लगता है कि एयरशिप बनाना बहुत ही फालतू आइडिया है, इसीलिए वो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, वो क्या है? और शाइन बताता है कि वो ट्रेन बना रहे हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जितना मुझे पता है उस हिसाब से गोल्डन टावर का मास्टर किसी ऐसी चीज में दिमाग नहीं लगाएगा जो कि बेकार हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि उसका ये ट्रेन बनाने का आइडिया कोई धांसू आइडिया है। पर फिर भी ये आइडिया हमारी एयरशिप के मुकाबले इतना धांसू नहीं है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर शाइन से कहता है, तो अच्छा तुम इसीलिए डिलीवरी बिजनेस कर रहे हो ताकि तुम आसमान का सहारा लेके पूरे डिलीवरी बिजनेस पर अपनी मोनोपोली जमा सको। और शाइन कहता है, बिल्कुल सही समझा तुमने। अगर हमें अभी किसी चीज को इधर से उधर ले जाना है तो हम केवल शिप का ही रास्ता अपना सकते हैं, और अगर ट्रेन एक्टिव हो गई तो ये बदल जाएगा। पर अगर एक बार हमारी एयरशिप एक्टिव हो गई तो पूरे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में व्हाइट टावर टॉप पर होगा, और आसमान जिसे हम इतने समय से अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे वो भी हमारा होगा। और ये एक नई शुरुआत होगी हमारे व्हाइट टावर के लिए, मेरे लिए, हमारे मास्टर के लिए, और ना जाने कितने सारे लोगों के लिए जो कि व्हाइट टावर को इतना पसंद करते हैं। और ये सब चीजें पता है किसके कारण होंगी? ऑस्कर, ये सब तुम्हारे कारण ही होगी। थैंक यू ऑस्कर, थैंक यू।
इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जिस सपने को मैंने इम्पॉसिबल समझ के छोड़ दिया था, उस सपने को मेरी स्टूडेंट साशा कंप्लीट करना चाहती है, तो ठीक है, अब मैं भी उसकी इस काम में मदद करूंगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर शाइन से कहता है कि अगर हम इतना कुछ कर ही रहे हैं तो थोड़ा और करने में हमारा क्या जाता है। और शाइन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार व्हाइट नाइट फेस्टिवल को क्यों ना हम हमारे एयरशिप का प्रोटोटाइप रिवील कर दें। जिसे सुनकर शाइन भी शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम्हारी बात में दम तो है ऑस्कर। अगर हम किसी को हमारी एयरशिप के आइडिया के बारे में बताएंगे तो उन्हें इतना भरोसा भी नहीं होगा, पर अगर हम उन्हें प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो उन्हें हमारे पर पूरा भरोसा होगा। और ऐसा कहते हुए शाइन अपनी कुछ किताबें निकालते हुए कहता है कि मुझे लगता है ऑस्कर तुम्हें इन्हें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को वो किताबें दे देते हैं। और उन किताबों को लेते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये क्या है। और जैसे वो उस किताब को खोलकर देखता है तो उसमें उसे कुछ ऐसे फॉर्मूले दिखाई देते हैं जो कि उसने आज तक नहीं देखे होते हैं। उस किताब में मैजिक इंजीनियरिंग के बारे में लिखा होता है, जैसे मैजिक इंजीनियरिंग बैटरी कैसे बनाई जाती है वगैरह वगैरह। और ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शाइन से पूछता है क्या मैं इन किताबों को बैठकर पढ़ सकता हूँ। और शाइन भी कहता है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुर्सी पर बैठकर वो किताब पढ़ते हुए कहता है इस किताब में तो वो फॉर्मूला लिखे हैं जो कि ओरोबोरस मैजिक को बनाने में काम आते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी ध्यान से किताब पढ़ते हुए देखकर शाइन पूछता है क्या हुआ ऑस्कर, तुम्हें कोई परेशानी है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, मुझे तो ये किताब बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम रिसर्च अभी के अभी चालू कर दें। जिसे सुनकर शाइन कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर ये रिसर्च स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे मैं ये बात समझता हूँ, मुझे पता है हमें इस रिसर्च को सीक्रेट रखना है। और शाइन कहता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या मैंने इस मैजिक को रिकवर किया और ये मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्या इसे सच में पता चल गया है कि मैं ऑस्कर सेज हूँ। पर तभी शाइन कहता है कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें इतनी खतरनाक चीज़ में फंसा लिया है। जब हमारी इस रिसर्च के बारे में अनाउंसमेंट होगी तो वो गोल्डन टावर वाले हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, वो हमें मारने की कोशिश करेंगे। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ये बात क्या, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर का जवाब सुनकर शाइन कहता है लगता है तुम मेरी बात को हल्के में ले रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं इस बात को हल्के में नहीं ले रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पता है लोग हमें मारने के लिए बाहर कितने उत्सुक बैठे हैं और ना जाने कितने असैसिन तो अभी से हमें मारने के लिए तैयार हैं। जिसे सुनकर शाइन कहता है तुम्हें पता है फिर भी तुम्हें डर नहीं लगता। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डर तो सबको लगता है, पर प्रोफेसर शाइन अगर हम डर डर के ही जीते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और उस डर के कारण ही हम घुट घुट कर मर जाएंगे। पर वो डर हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा और लास्ट में तो एक दिन सबको मरना ही है, तो डर डर के क्यों जीना। जब हमारे व्हाइट टावर के पास पावर नहीं थी तो ब्लू टावर ने हमसे हमारा पोषण मार्केट छीन लिया और रेड टावर ने हमें मिलने वाले मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए और अब गोल्डन टावर हमसे हमारा रिसर्च मैजिक छीनना चाहता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो हमारे व्हाइट टावर ने अभी पावर गेन की है वो भी चली जाएगी। तो इसीलिए अब हमें खुद खड़े होकर लड़ना होगा, फिर चाहे गोल्डन टावर हमें कितनी धमकियां दे। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर शाइन थोड़ा हंसते हुए कहता है तुम्हारी लाइंस तो बड़ी कूल थी ऑस्कर, तो चलो अब हम रिसर्च का काम चालू करते हैं। और ऐसा कहते हुए शाइन हमारे मेन कैरेक्टर से हाथ मिला लेता है। जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें उनकी रिसर्च का पहला दिन दिखाया जाता है, जहां पर शाइन कहता है कि अगर हम वायलर इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमारा मैजिक आउटपुट कम हो जाएगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वैसे तुम सही कह रहे हो, पर हमारा गोल है एयरशिप को उड़ाना, जिसके लिए हमें माना चाहे कम भी हो पर हमें माना स्टेबल चाहिए। और शाइन कहता है हाँ चलो फिर से करते हैं। जिसके बाद हमें उनकी रिसर्च का चौथा दिन दिखाया जाता है, जहां पर शाइन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि अगर मैं एक चीज को बदलता हूं तो यहां पर 70 चीजें गड़बड़ हो जाती है, तो मैं करूं तो करूं क्या। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर पॉजिटिव रहते हुए शाइन से कहता है अरे शाइन तुम चिंता मत करो, किसी भी काम को करने में परेशानियां तो आती ही हैं, पर हमें उन परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि उन परेशानियों को सॉल्व करना है। और वैसे हम कल सुबह से भूखे हैं, तो चलो क्यों ना खाना खाकर आते हैं। पर तभी लाइट चली जाती है, जिसे देखकर शाइन कहता है अरे यार ये ब्लैकआउट फिर से हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आजकल तो कुछ ज़्यादा ही लाइट्स जाने लगी है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस बहाने हम रेस्ट तो कर सकते हैं। फिर हमें उनकी रिसर्च के 6वें दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शाइन कहता है
सच में ऑस्कर, अगर तुम मुझे नहीं मिले होते तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं इस मैजिक को पूरा कर पाता। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं नहीं, ये मैंने थोड़ी बनाया है, इसमें तो तुम्हारी भी मेहनत है। और शाइन कहता है, थैंक यू ऑस्कर मुझे क्रेडिट देने के लिए, पर तुम्हारे कारण ही आज मैं इस मैजिक को पूरा कर पाया हूं। सच में ऑस्कर, ये एयरशिप बनाने का सपना मेरा एक इम्पॉसिबल सपना था, पर आज जब मैं इस मैजिक को अपनी आंखों के सामने देखता हूं तो मुझे मेरा ये सपना भी छोटा लगने लगता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कहने वाला होता है, पर तभी लाइट चली जाती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लगता है व्हाइट टावर वालों ने बिजली का बिल नहीं भरा है। और शाइन कहता है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो हमारा ये मैजिक और भी ज्यादा चमक रहा है, देखो देखो कितना ज्यादा सुंदर है ये। पर तभी एक अनाउंसमेंट होती है, मेज ऑस्कर क्रूसियन जहां कहीं पर भी है वो फटाफट से वाइस टावर मास्टर के कमरे में आ जाए। जिसे सुनकर शाइन कहता है, जाओ ऑस्कर, तुम जा सकते हो, क्योंकि अब मेरी बारी है कूल बनने की। और तुम चिंता मत करो, मैं बैटरी को ऑरस मैजिक के साथ जोड़कर ही रहूंगा, इससे पहले मैं चैन की सांस भी नहीं लूंगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइस मास्टर के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वाइस मास्टर कहते हैं कि आजकल हमारे व्हाइट टावर में कुछ ज्यादा ही लाइट्स जा रही हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही लाइट जाने लगी है, पर आप ये बताइए कि आपने मुझे बुलाया क्यों है। और वाइस मास्टर बताते हैं कि जैसा कि तुम सिचुएशन को देख ही रहे हो, हमारे यहाँ पर लाइट जाना बहुत ही आम बात हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पावर प्लांट की ढंग से सफाई नहीं हो रखी है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो अच्छा आप चाहते हैं मैं स्लाइम क्लीनिंग करूं, तो ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। जिसे सुनकर वाइस मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर को थैंक यू कहते हैं, और वो आगे कहते हैं कि हमारे पास लोगों की कमी है, इस कारण हमारे पावर प्लांट की बहुत समय से सफाई नहीं हुई है, इसीलिए मुझे लगता है कि वहां पर बहुत सारे स्लाइम जमा हो गए हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, मैं उन सभी स्लाइम्स को खत्म करके वहां की सफाई कर दूंगा, पर मुझे वहां पर जाना कब है। और वाइस मास्टर बताते हैं कि तुम कल सुबह 9 बजे वेरोनिका फ्रिक्स के साथ वहां पर पावर प्लांट पे जा सकते हो। और वेरोनिका का नाम सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या वो वेरोनिका? पर वो लेवल 4 की है, और लेवल 4 का मेड स्लाइम को मारने के लिए इतना कोई जरूरी नहीं है। और वाइस मास्टर कहते हैं, ओहो ऑस्कर, तुम्हें ये पता नहीं है क्या, ये एक बेसिक रूल है कि एक लो लेवल के मेज के साथ एक हाई लेवल के मेज का जाना जरूरी है, फिर चाहे मिशन कितना ही लो लेवल का हो। और वेरोनिका कुछ समय से थोड़ी सी परेशान भी चल रही है, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ जाने से थोड़ी ठीक हो सकती है। और इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी वाइस मास्टर की बात को मान जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा अब मुझे समझ में आया, स्लाइम को मारना तो एक बहाना है, असली बात तो ये है कि मैं वेरोनिका की परेशानी को ठीक कर सकूं। ये बुढ़ा जितना शक्ल से मासूम लगता है उतना ही अंदर से तेज है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेरोनिका कैरेज के अंदर बैठी होती है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है, तुम लेट हो ऑस्कर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, गुड मॉर्निंग, और वैसे मैं लेट नहीं हूं, बल्कि मैं 5 मिनट जल्दी हूं। और वेरोनिका कहती है, हाँ हाँ चल, मेरे सामने ज्यादा होशियारी नहीं दिखा, चुपचाप अंदर बैठ जा, और हम जल्द ही चलने वाले हैं। और ऐसा कहते ही उनकी कैरेज निकल जाती है, जिसके बाद हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर वेरोनिका हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, देख जहां पर हम जा रहे हैं वो तेरा लेक्चर हॉल नहीं है, इसीलिए वहां पर जाके मुझे लेक्चर देने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मुझे पता है, हम लेक्चर हॉल में तो जा ही नहीं रहे हैं, हम तो पावर प्लांट में जा रहे हैं ना। और वेरोनिका कहती है, अबे मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मिशन का इंचार्ज तू नहीं है बल्कि मैं हूँ। अगर तू ज्यादा होशियार है तो तेरी होशियारी वहां पर नहीं चलने वाली है बेटा, क्योंकि वहां पर ताकतवर ही टिकता है, और मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो अच्छा तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि जैसे मैं तुम्हें लेक्चर हॉल में पढ़ाता हूँ टीचर बनके, वैसे मैं तुम्हें बाहर नहीं पढ़ाऊं। और वेरोनिका कहती है, एग्जैक्टली मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दूंगा। जिसके बाद थोड़ी देर तक उन दोनों में से कोई भी नहीं बोलता है, और इतना शांत माहौल देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे लगता है कि तुम आज ज्यादा थके हुए हो, क्या तुमने ढंग से नींद नहीं ली? और वेरोनिका चिढ़ते हुए कहती है, अगर तुम्हें पता है तो तुम थोड़ा चुप रहो ना, ताकि मैं थोड़ा सो सकूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम किसी चीज के बारे में सोच रही हो या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? और वेरोनिका कुछ ज्यादा ही चिढ़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अभी 5 मिनट पहले कहा था कि ये लेक्चर हॉल नहीं है। पर हमारे मेन
मेन कैरेक्टर को इससे कुछ भी नहीं होता। वो कहता है, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी उसमें कुछ मदद कर सकूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है वेरोनिका फिक्स, जिसका ऑस्कर क्रूशियन की किताब में बहुत ज़्यादा बार जिक्र है, जहां पर ऑस्कर ने लिखा है कि इस लड़की के पास बहुत ही इनक्रेडिबल टैलेंट है। पर इस लड़की के पास कैसा टैलेंट है वो मुझे पता करना होगा, और इस बार मेरे पास बहुत अच्छा मौका भी है ये पता करने का। वेरोनिका कहती है कि मैं भी एल्डर मैक्सिमम जैसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और गर्म विंड बनाना चाहती हूँ, पर मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उनकी जैसी विंड बना ही नहीं पा रही हूँ। तो क्या ऐसा हमारे लेवल डिफरेंस के कारण हो रहा है, क्योंकि एल्डर मैक्सिमम का लेवल मुझसे ज़्यादा है और मेरा उनसे कम। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो अच्छा, तुम क्लास के डाउट्स यहाँ पर पूछना चाहती हो, और ये डाउट तो मेरी पिछली क्लास जो कि माना टपरमेंट के बारे में हुई थी उसी का है ना। और वेरोनिका कहती है, हाँ, मैं भी एल्डर मैक्सिमम जैसे विंड बनाना चाहती हूँ, पर चाहे मैं कितनी भी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर लूँ, पर मैं उनकी जैसी विंड बना ही नहीं पा रही हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो बिल्कुल साफ बात है, एल्डर मैक्सिमम जैसी विंड तुम्हें सूट ही नहीं करती है। और इस बात को सुनकर वेरोनिका थोड़ी सी चिढ़ जाती है, और वो हमारी मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, जो कि तुम ये कह रहे हो कि मैं एल्डर मैक्सिमम जैसी विंड नहीं पा सकती हूँ। मैंने बचपन से यही सपना देखा है कि मैं एल्डर मैक्सिमम जैसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज़्यादा वार्म विंड पा सकूं, पर तुम एक ही झटके में कह रहे हो कि वो विंड मुझे सूट ही नहीं करती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे अरे शांत हो जाओ, लगता है तुम्हें फिर से एग्जाम्पल से समझाना होगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी विंड किस टाइप की होगी। और वेरोनिका कहती है कि तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम्हारी विंड बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और अनॉइंग होगी, जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बिल्कुल गलत जवाब, मेरी विंड तो फेमस है बहुत ही वार्म और कोजी होने के लिए। जिसे सुनकर वेरोनिका कहती है, बहुत ही ज़्यादा वार्म, और तुम्हारी विंड घंटा, मैंने तो कभी नहीं सुना। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आजकल के बच्चे भी ना, मन तो करता है एक जोर से चपेट मारूं सारी हेकड़ी निकल जाएगी, पर चलो छोड़ो, बच्चे हैं ना, इसीलिए छोड़ रहा हूं। जिसके बाद वो वेरोनिका से कहता है कि ये तो बड़ी दुख की बात है कि तुमने मेरी विंड के बारे में नहीं सुना, जो कि बहुत ही ज़्यादा वार्म होने के लिए फेमस है। और वेरोनिका बहुत ही क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हारी विंड वार्म नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो बताओ वेरोनिका, तुम चाहती हो ना तुम्हारी विंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और वार्म हो। और वेरोनिका भी हाँ में जवाब देती है। और वेरोनिका का जवाब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बट माना टपरमेंट इस तरीके से काम नहीं करता है, जो तुमने विंड चाही वही तुम्हें मिल जाएगी। ना मुन्ना ना, तुम्हें खुद से ढूंढना होगा कि कौन सी विंड तुम्हें ज़्यादा सूट करती है। और वेरोनिका कहती है, अच्छा, मुझे सूट करने वाली विंड, तो इस लॉजिक के हिसाब से तो तुम्हारी विंड भी अनोइंग होगी, कोजी नहीं। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर और वेरोनिका माना पावर स्टेशन पहुंच चुके हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर माना पावर स्टेशन की हालत देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सभी स्लाइम्स ने माना पावर स्टेशन पर कब्जा कर लिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका विंड प्रेस मैजिक का यूज़ करके एक एक स्लाइम को खत्म करने लगती है। और वेरोनिका को इतना जल्दी बहुत सारे स्लाइम्स को एक एक करके खत्म करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मुझे समझ में आया ऑस्कर इसे जीनियस लड़की क्यों कहता था। क्योंकि ये लड़की मैजिक को बहुत ही जल्दी कास्ट कर सकती है। जिस मैजिक को कास्ट करने में एक लेवल 5 के मेज को 7 सेकंड लगते हैं, वो भी पूरे फोकस के साथ, उसे ये लड़की कुछ सेकंडों में ही कर पा रही है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मैं इस लड़की को अपना स्पेल शूटर बना सकता हूँ, जैसे मजीरो था, मजीरो विल्सन, जैसे व्हाइट टावर का विजडम टैंक भी कहा जाता है। मजीरो के मैजिक कास्ट करने की स्पीड इतनी तेज थी कि बड़े बड़े लेवल 8 तक के मेज उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाते थे। और अगर मैं वेरोनिका को उसकी तरह बना पाया तो मज़ा ही आ जाएगा। और तभी वेरोनिका पीछे मुड़कर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, अबे ओए, क्या मुझे यहाँ पर अकेले काम करने के लिए भेजा गया है? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काम पर लग जाता है और उन सभी स्लाइम्स को खत्म करने लगता है। और तभी वेरोनिका कहती है कि लगता है ये सभी स्लाइम्स मेन गेट पर इकट्ठा हो रहे हैं। जिसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर स्लाइम्स को मारते हुए कहता है, तो अच्छा, सभी स्लाइम्स मेन गेट पर इकट्ठा हो रहे हैं हम। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अंदर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वेरोनिका कहती है, ऑस्कर, तुम अंदर की तरफ कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम भूल गए, हमें सबसे पहले बाहर के स्लाइम्स को ख़त्म करना होगा, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। और ऑस्कर कहता है, पर रुको, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? और वेरोनिका कहती है, अजीब पर क्या? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक बार इन स्लाइम्स को ढंग से देखो कि ये सारे के सारे स्लाइम्स अंदर की तरफ से बाहर मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें पावर स्टेशन से बाहर भागना है। और वेरोनिका बोलती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इन स्लाइम्स में दिमाग होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ,
मुझे पता है स्लाइम्स के अंदर दिमाग नहीं होता है, पर उनके अंदर फेथफुल इंस्टिंक्ट ज़रूर होती है। वो जानते हैं कि वो अपने से ताकतवर बंदे से नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए वो जिंदा रहने के लिए वहाँ से भागना ही सही समझते हैं। और अब स्लाइम्स की इंस्टिंक्ट को देखकर तो यही लगता है। तो चलो अंदर चलकर पता कर लेते हैं। और वेरोनिका अभी भी चिढ़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे क्लास के बाहर ऑर्डर मत दिया करो। जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें पावर स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सिल्क वॉर्म का ककून होता है। और उस ककून को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये कोई साधारण रेशम का कीड़ा नहीं है, बल्कि ये तो सिल्क वॉर्म ऑफ स्काई है, जो कि बाकी रेशम के कीड़ों की तरह शहतूत के पत्ते नहीं खाता है, बल्कि ये कीड़ा तो माना यानी कि मैजिकल एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। और इसीलिए ये कीड़ा यहाँ पर आ गया है, क्योंकि इस जगह पर बहुत ज़्यादा माना है। जिसे सुनकर वेरोनिका थोड़ी हैरान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, तो क्या ये रेशम का कीड़ा अभी तक पैदा नहीं हुआ है? जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, ये कीड़ा तो बहुत पहले ही जन्म ले चुका है, अब तो ये मेटाबॉलिज्म स्टेट में है। और वेरोनिका कहती है, अब मुझे समझ में आया, हमारे माना पावर स्टेशन का माना उन स्लाइम्स की वजह से गड़बड़ नहीं हो रहा था, बल्कि इसकी वजह से हो रहा था। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेरोनिका, मेरे पास 2 न्यूज़ हैं, एक गुड न्यूज़ और दूसरी बैड न्यूज़, तो तुम बताओ, तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगी? और वेरोनिका कहती है, गुड न्यूज़। जिसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये जो रेशम का कीड़ा है वो अभी मेटाबॉलिज्म स्टेट में है, जिस कारण ये अभी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और अगर हम एल्डर मैक्सिमम को यहाँ पर ले आते हैं तो इस कीड़े को चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। जिसके जवाब में वेरोनिका कहती है, क्या बस इतनी सी बात? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था ऑस्कर। पर वो बैड न्यूज़ क्या थी? और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है, बैड न्यूज़ ये है कि जब ये कीड़ा अपनी मेटाबॉलिज्म स्टेट से बाहर आएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा भूखा होगा, और उस समय वो इतना ज़्यादा भूखा होगा कि वो आसपास के पूरे गांव को ख़त्म कर सकता है। जिसे सुनकर वेरोनिका कहती है, क्या? ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें जल्दी से जल्दी व्हाइट टावर को इसके बारे में बताना होगा। पर तभी वहाँ पर पूरे माना पावर स्टेशन की ज़मीन हिलने लगती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था, स्लाइम्स यहाँ से इतनी जल्दी में भाग रहे थे कि उन्हें पता चल गया था कि इस कीड़े का मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और आवाज़ सुनकर लगता है कि ये कीड़ा कुछ ही देर में अपने ककून से बाहर आने वाला है, तो तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फिर वेरोनिका उस कीड़े को देखकर पूछती है, पर ये रेशम के कीड़े तो उड़ नहीं सकते ना? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, रेशम के कीड़े उड़ नहीं सकते हैं, पर ये वाला उड़ सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस खतरनाक रेशम के कीड़े को, और उस कीड़े को देखकर तो वेरोनिका की इतनी फट जाती है, वो कहती है, चलो ऑस्कर, यहाँ से भाग चलते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं। और वेरोनिका अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, क्या? नहीं, पर क्यों? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर हम यहाँ से भागे तो ये कीड़ा जाकर पास वाले गांव और शहर को पूरा खत्म कर देगा, तो इसीलिए हमें इस कीड़े को यहाँ पर ही रोक कर रखना होगा। जिसके बाद वेरोनिका हमारी मेन कैरेक्टर को पीछे करते हुए कहती है, तुम थोड़ा पीछे रुको, मैं इसे देखती हूँ। और वेरोनिका को ऐसा करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि अभी तो इसकी इतनी फट रही थी कि ये मेरे पीछे छुप रही थी, और अब ये सस्ती हीरोइन बन रही है। चलो, वैसे बढ़िया ही है, जितनी देर ये इस कीड़े को संभालती है उतनी देर में मैं हमारे कैरेज ड्राइवर को मैसेज भेज देता हूँ, जिससे वो जल्द से जल्द कोई मदद ला सके। जिसके बाद हमें वेरोनिका को दिखाया जाता है, जो कि विंड प्रेस मैजिक का यूज़ करते हुए कहती है, अबे साले कीड़े, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की? और ऐसा कहते हुए वो उस कीड़े पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो जेट बूस्टर मैजिक का यूज़ करके अपने सामने सीढ़ियाँ बना लेती है, और उस कीड़े पर हमला करने को वो बढ़ी रही होती है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर वेरोनिका की टोपी पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है और कहता है कि अगर तुम इस कीड़े के और ज़्यादा पास गई तो तुम उबले हुए पानी की तरह भाप बन जाओगी। ये रेशम को कीड़ा इतना चालाक है कि वो हमें जानबूझकर उसके ऊपर हमला करने का मौका दे रहा है, ताकि जब हम उसके ऊपर हमला करें वो हमें ख़त्म कर दे। जिसके बाद वेरोनिका हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि अगर मैं उसके पास गई तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी? क्या तुम्हें उसके आसपास का जहर दिखाई दे रहा है? क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने अपने माना को अपनी दोनों आंखों में फोकस कर रखा है, जिससे मैं हवा में होने वाली हर बारीक चीज को आसानी से देख सकता हूँ। और ये सब देख के वेरोनिका कहती है, क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? पर तभी वो रेशम का कीड़ा हमारी मेन कैरेक्टर और वेरोनिका पर हमला कर देता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हें ये बाद में सिखाऊंगा, सबसे पहले हमारे सामने शील बनाओ। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस रेशम के कीड़े ने जो हमला किया था वो बहुत ही खतरनाक था, जिससे चारों तरफ बहुत ही धुआं हो जाता है। और उस धुएं के बीच में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि इस कीड़ा के केवल एक अटैक को रोकने में मेरा 70% ओमाना खत्म
खत्म हो चुका है और अगर इसने एक बार और अटैक किया तो हम इसे नहीं रोक पाएंगे। पर यह एक अच्छी बात है कि इस कीड़े को ये अटैक वापस करने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। जिसके बाद वो वेरोनिका से कहता है कि हमें इस कीड़े को 5 मिनट के अंदर ही खत्म करना होगा। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका के पैर में चोट आई होती है और वेरोनिका की चोट देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ जाता है कि ये सब तब हुआ होगा जब उसने शील्ड तो बना ली होगी, पर उस रेशम के कीड़े का अटैक इतना पावरफुल था कि वो उसकी शील्ड को भी आर पार कर गया। जिसके बाद वेरोनिका हमारी मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, चाहे मेरी हालत कितनी भी खराब हो, मैं इस कीड़े को यहाँ पर रोक के रखूंगी और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम दोनों यहाँ पर ही मरेंगे, इसीलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। और वेरोनिका को ऐसे कहता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि तुम कितनी दर्द में हो। और ऐसा कहते हुए वेरोनिका के सिर पर हाथ रख के उसे थोड़ा हील कर देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिसे देखकर वेरोनिका कहती है, क्या तुम्हें किसने कहा मैं घबरा रही हूँ, मैं ठीक हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ तुम ठीक हो, पर यह बात हमेशा याद रखना कि व्हाइट टावर के मेज अपने साथियों को कभी पीछे छोड़कर नहीं जाते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक्सेलरेट मैजिक का यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और वो अपने मन में कहता है कि अब मेरे पास मेरा केवल 28% ही माना बचा है, इसीलिए मुझे इसे केवल एक ही सांस में खत्म करना होगा। और ऐसा कहते हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही तेजी के साथ उस कीड़े की तरफ बढ़ने लगता है। और ये सब देखकर वेरोनिका कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम इस तरीके से उसकी तरफ बढ़ोगे तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। पर वहीं हमारा मेन कैरेक्टर वेरोनिका की बात पर ध्यान नहीं देते हुए उस कीड़े के सामने पहुंच जाता है, जहां जाकर वो अपने मन में सोचता है कि ये बढ़िया हुआ मैं ये चीज अपने साथ लेके आया। जिसके बाद हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर उसी गन के बारे में बात कर रहा होता है जो कि उसे अपने किलर से मिली होती है और इस गन का नाम होता है ट्राइटी, पर हम इसे छोटी अम्मा बुलाने वाले हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर छोटी अम्मा का यूज करते हुए उस रेशम के कीड़े पर फायर कर देता है और कहता है गुड बाय। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और मांगा एक्सप्लेन करें तो उसको भी कमेंट में लिख दें।